हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारी क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हुए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े मैंने आपको बढ़ा के लिखे हुए हैं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आए कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। ये एक इक्विटी टाइप के शेयर्स होते हैं। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वही टाइप होता है इनका। ये जो है कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके डायरेक्टर्स को, जो भी उन्होंने हार्ड वर्क या कंट्रीब्यूशन किया है उसके बदले में। लेकिन ये कैश में नहीं दिए जाते, ये अदर देन कैश दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो शेयर्स होते हैं ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं या फिर किसी अदर कंसीडरेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बट कैश में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं। फिर उसके बाद है कि जो प्राइमरी गोल होता है इन शेयर्स को इशू करने का, वो यही होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए, उनको रिटेन रखा जाए इंडस्ट्री के अंदर, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरीके से रिवॉर्ड जो है वो दिया जाए। इनकी जो एंट्रीज होंगी स्वेट इक्विटी शेयर्स की वो सेम होती हैं जैसे इक्विटी शेयर्स की एंट्री होती है। जब इशू करने के टाइम पे हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर्स की, वैसे ही सेम एज एंट्री जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स की भी होती है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा मीनिंग ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है, देखो ध्यान से। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि कंपनी क्रिएट करती है अपने प्रॉफिट में से, जब वो रिडम्पशन कर रही होती है प्रेफरेंस शेयर्स का। जब कंपनी जो है रिडम्पशन प्रपोज करती है या फिर बाय बैक करती है अपने शेयर को, तो कैपिटल बेस कम हो जाता है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसके अंदर जो रिडक्शन हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो प्रॉफिट है उसको सेपरेटली उसमें से एक हिस्सा निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बट ये जो रिजर्व होता है इसको रेवेन्यू रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, सीआरआर होता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो फुली पेड शेयर्स होते हैं उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं इसको भी। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारा मीनिंग ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब कोलेट्रल सिक्योरिटी आ जाए या फिर आपका आ जाए कि डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो दोनों में यही क्वेश्चन आएगा, यही आंसर आप लिखेंगे दोनों क्वेश्चंस के अंदर। देखो, मीनिंग ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, अब ये क्वेश्चन ना आपका 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आता है, आपका 2 मार्क्स के अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लॉन्ग लिखा है कि आपको एंट्रीज भी समझ में आए कि किस तरह से एंट्रीज होती हैं। अगर 16 मार्क्स में आ जाए तो भी आप आराम से इसको लिख सकते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो कोलेट्रल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। ये एक ऐसी सेकंड सिक्योरिटी होती है जो कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी के एडिशन में होती है। यानी आपकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो होगी, प्लस में ये एक और सिक्योरिटी होगी, सेकंड सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे जो कंपनी है वो क्या करती है, लोन लेती है, या तो बैंक से कभी लोन ले लिया कंपनी ने, या किसी अदर पार्टी से अगर कभी वो लोन लेती है तो कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने पड़ जाते हैं एज अ सेकंड सिक्योरिटी, या फिर आप कह सकते हैं सब्सिडरी सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के एडिशन में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं डील करने के लिए। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री करते हैं तो 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड तो ये होता है कि आप एंट्री पास ही नहीं करेंगे इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बुक्स में डिबेंचर्स आर नॉट एक्चुअली इशूड। इसमें डिबेंचर्स को एक्चुअली इशूड करके नहीं दिखाया जाएगा, बट सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि ये हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी है। अब इस मेथड में देखो एंट्री कैसे पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब यहाँ पे अगर बैंक से लोन लिया गया है तो बैंक का नाम आएगा, अगर किसी अदर पार्टी से लोन लिया होता तो किसी अदर पार्टी का नाम आता। अब इसमें सेकंड मेथड कैसे होता है, इस मेथड के अंदर जो एंट्री है डिबेंचर की वो एज कोलेट्रल सिक्योरिटी दिखाई जाएगी, इशू की भी दिखाई जाएगी। जब उसने लोन लिया तो यही एंट्री होगी, सेम जैसे हमने फर्स्ट मेथड में की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। उसके बाद अगर जब डिबेंचर्स को कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरफ से इशू किया जाएगा तो कैसे होगी एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये वाली जो एंट्रीज हैं इन एंट्रीज को आप एक इलस्ट्रेशन से भी समझा सकते हैं अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा मीनिंग ऑफ सिंकिंग फंड। अभी सिंकिंग फंड क्या होता है, अगर आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर किया है तो सिंकिंग फंड का पूरा एक मेथड है, उसकी बहुत सारी आपकी जर्नल एंट्रीज आपने देखी होंगी कैसे होती हैं। अब ये देखो, इसमें ये वाला वो अमाउंट होता है जब हम रिडम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर का जब रिडम्पशन करती है कंपनी तो बहुत सारा अमाउंट उनको देना पड़ता है। तो
कंपनी को कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है कि उनको इतना बड़ा अमाउंट एकदम से अरेंज करना पड़ जाएगा जब उनका रिडम्पशन होना स्टार्ट हो जाता है डिबेंचर्स का। तो इतना बड़ा अमाउंट एकदम से अगर वो वर्किंग कैपिटल में से भी निकालेगी, तो वर्किंग कैपिटल में इफ़ेक्ट आएगा और कंपनी के प्रॉफ़िट्स में भी इफ़ेक्ट आएगा। तो वो क्या करते हैं, एक प्रॉफ़िट्स जो हैं उसमें से हिस्सा निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि जिनसे जो है इफ़ेक्ट ना आए रूटीन वर्किंग में कंपनी के। तो वो जो हिस्सा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम सिंकिंग फंड कहते हैं। देखिए, जब कंपनी जो है मनी सेव करने लग जाएगी अपने प्रॉफिट में से रिडम्पशन के लिए, तो इस पर्पस के लिए अलग से पैसा निकालना स्टार्ट कर देगी हर साल एक सेपरेट रिजर्व के अंदर। ये जो सेपरेट रिजर्व होता है इसी को सिंकिंग फंड कहा जाता है और इसका एक और नाम होता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? अब देखो, ये वो पोर्शन होते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के जो कि शेयर होल्डर्स को या पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आफ्टर अकाउंटिंग फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई भी एक्सपेंसेस हैं, कोई टैक्सेस हैं या कोई रिटेन्ड अर्निंग्स है, उनको माइनस करने के बाद ही जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसको शेयर होल्डर्स को या और पार्टनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सारे प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होते, ये सिर्फ वही प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं जिनको लीगली बोला गया है कि आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, ये वही प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट की भी कहीं ना कहीं वैल्यू निकाली जाती है। अब जब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे अगर गुडविल वैल्यूएशन लिखा है तो भी आप यही लिखेंगे, अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखा है तो भी आप यही लिखोगे। अब देखो, गुडविल जो है एक गुड नेम होता है, एक रेपुटेशन होती है कंपनी की, इसकी भी एक प्रॉपर वैल्यू निकालनी ज़रूरी होती है। समटाइम्स जब परचेज करते हैं या आप सेल कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो उस टाइम के अंदर वैल्यू निकाली जाती है गुडविल की। अब यहाँ पे वेरियस मेथड्स होते हैं गुडविल के। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन मेथड, फिर नेक्स्ट है एन्युटी मेथड। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कैलकुलेट एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? तो एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स जो होते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इनको कैलकुलेट किया जाता है कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद पास्ट प्रॉफिट्स के अंदर से। पहला एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। अब देखो, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं ये जो है स्पेकुलेशन के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अब इसके अंदर ये वाले प्रॉफिट्स पहले से ही इंक्लूड होते हैं प्रॉफिट के अंदर, तो इनको डिडक्ट कर लिया जाता है। ध्यान रखना, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनको प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, तभी ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स की। फिर है एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का एलिमिनेशन किया जाता है। अब इस जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से ये डिडक्ट कर लिए जाते हैं एबनॉर्मल लॉस, जैसे स्ट्राइक की वजह से लॉस हो गया, फ्लड की वजह से हो गया, थ्रेट की वजह से हो गया या फायर की वजह से हो गया। तो ये सारे लॉसेस पहले से ही प्रॉफिट में डिडक्ट कर लिए जाते हैं, बट बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा टाइम रेशियो का। ये जो टाइम रेशियो है ये कैलकुलेट किया जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के अकॉर्डिंग और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के अकॉर्डिंग। अब देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी भी कंपनी को, तो उससे पहले का पीरियड और उसके बाद का पीरियड, पहले का पीरियड हो गया प्री और बाद का पीरियड हो गया पोस्ट। अब देखो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है समझाने के लिए कि एक एक्स कंपनी है, उसने एक रनिंग बिजनेस जो है परचेज किया 1 अप्रैल 2018 को, और उसका जो है सर्टिफिकेट आया इनकॉर्पोरेशन का 30 जून 2018। अब उसने बैलेंस शीट जो है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करनी होगी 31 मार्च 2018 को। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना टाइम तक का हुआ? 30 जून को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आया था ना, तो उससे पहले का जितना भी पीरियड होगा वो आपका हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन का, यानी 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून। ठीक है, उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 9 मंथ्स का हो गया। अब ये टाइम रेशियो जो हो गई वो 3:9 हो गई, अगर आप इसको कट करेंगे तो 1:3 आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी टाइम रेशियो। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी के शेयर्स ज़्यादा डिमांड कर लिए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं उन शेयर्स के लिए, बट उतने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो चीज़ ओवर सब्सक्राइब हो जाती है।
ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये मोस्टली कब हैपन होता है, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही होती है, आईपीओ हो रहा होता है, राइट इशू हो रहे होते हैं, या अदर टाइप ऑफ शेयर्स की ऑफरिंग हो रही होती है तब। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका नाम और एड्रेस उन होल्डर्स का उन डिबेंचर पे लिखा ही नहीं होता, वो कंपनी के पास रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो वो आराम से वो डिबेंचर ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसके हाथ में भी ये डिबेंचर होगा ना, वो पर्सन कंपनी से पैसा ले सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी, वो भी बियरर डिबेंचर पर जो है उसकी पेमेंट उसी पर्सन को की जाएगी जिसके पास वो बियरर डिबेंचर है। अब नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारी वैल्यू ऑफ एसेट्स जो कंपनी यूज कर रही है टू जनरेट अर्निंग्स, वो सारी एसेट की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कंपनी की वो बताई जाती है एक तरीके से। इधर देखो, इधर अच्छे से समझ में आएगा, ये जो है टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कंपनी ने अपने बिजनेस में लगाया हुआ होता है। इसके अंदर वो फंड्स इंक्लूड होते हैं जो कि कंपनी के खुद के भी हैं और जो उसने लैंड किए हुए हैं यानी बाहर से ले रखे हैं। ठीक है, इसमें इक्विटी भी आता है, डेट भी आता है, ये दोनों चीज़ों को कवर करता हुआ चलता है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है उसको हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये वो पोर्शन होता है कंपनी का जो कि पेरेंट कंपनी अपने पास ओन करके नहीं रखती, पेरेंट कंपनी का नहीं होता है, ये 50% से कम का शेयर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये वो लाइबिलिटी होती है जो अभी तक अराइज ही नहीं हुई है, बट हो सकता है कुछ सर्टेन ऐसे इवेंट आ सकते हैं कि वो अराइज हो सकती हैं। ठीक है, इसका अमाउंट आप कभी भी लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाओगे बैलेंस शीट की, और ये जो अमाउंट होता है ये अमाउंट सिर्फ नोट्स में जाता है, वो भी नीचे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स के अंदर जाएगा कि हाँ कंटिजेंट लाइबिलिटी कोई है। उसके बाद जो कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है वो किन किन चीज़ों में है, देखो इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स और होते हैं। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, ये भी कंटिजेंट लाइबिलिटी में आएगा। गारंटीज जो है कंपनी अगर देती है। बिल डिस्काउंटेड, बिल जो है डिस्काउंट किया गया बट मैच्योर नहीं हुआ अभी तक, बिल डिस्काउंट तो हो गया बट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, तो ये जो है कंटिजेंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होता है, बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कैपिटल मार्केट के अंदर यूज किया जाता है ये प्रोसेस, जिसमें न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इशू प्राइस जो होता है शेयर का वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन किया जाता है कि उस जो शेयर है या जो सिक्योरिटी है उसकी डिमांड क्या है और मार्केट में सप्लाई क्या है। यहाँ पे बिड लगाई जाती हैं, बोलियां लगाई जाती हैं, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है कि वो आके बिड लगाएं इस सिक्योरिटी से रिलेटेड। बट जो इशू प्राइस होता है, जो प्राइस होता है बाद में उसी सिक्योरिटी का, वो डिसाइड किया जाता है जब बिड क्लोज हो जाती है, बोलियां क्लोज हो जाती हैं, क्लोजिंग डेट के बाद ही किया जाता है। जब प्राइस फिक्स्ड हो गया तो उसी एप्लीकेंट को, उसी पर्सन को, उसी इन्वेस्टर को दिया जाएगा जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी, सबसे हायर प्राइस पर बोली लगाई थी, तो उसी पर्सन को वो शेयर्स या वो सिक्योरिटीज एलोकेट कर दी जाती हैं उसी फिक्स प्राइस पर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बुक बिल्डिंग का प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा मेथड है वैल्यूएशन का, यहाँ पे 2 अप्रोचेस आती हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे होगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर अगर हम सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखें तो गुडविल जो है वो कैलकुलेट की जाएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा मीनिंग ऑफ परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स। अभी परचेज ऑफ ओन डिवेंचर से वैसे ही पता लग रहा है कि कंपनी क्या करती है कि अपने डिवेंचर्स को खुद ही परचेज कर लेती है। ये भी एक मेथड है रिडम्पशन का। इसमें क्या होता है, कंपनी को अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड है, कंपनी ने अपने आप को ऑथराइज्ड करा रखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा है, तो ही कंपनी ये कर सकती है, अपने ही जो डिवेंचर्स हैं उनको परचेज कर सकती है ओपन मार्केट के अंदर। अब देखो ओपन मार्केट क्या होता है, ओपन मार्केट का मतलब ही ये होता है कि आपके खुद के डिबेंचर्स जो हैं उनको परचेज कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है ये कंपनी तभी अडॉप्ट करती है जब उसकी डिबेंचर्स जो हैं डिस्काउंट पर है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो होती है
उसके अंदर वो डिस्काउंट पर हैं, तो कंपनी मोस्टली उसी समय पे जो है अपने डिबेंचर्स को वापस से परचेज कर लेती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि नेट एसेट मेथड ऑफ वैल्यूइंग शेयर्स। अब ये जो मेथड होता है इसको ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्टिव मेथड भी बोलते हैं, और ये जो एसेट वैल्यूएशन मेथड भी बोला जाता है, एसेट बैकिंग मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड के अंदर जो वैल्यू है पर शेयर की वो डिटरमाइन की जाती है वैल्यू ऑफ एसेट्स के द्वारा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाली जाती है, फिर जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको डिडक्ट किया जाता है, उनमें से जो क्लेम्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के उनको डिडक्ट किया जाता है, फिर जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना, वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू नेट एसेट्स माइनस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये वाले वो एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ होता है उस समय जो भी एक्सपेंसेस लगे होते हैं, जितना भी खर्चा हुआ होता है उनको हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कंपनी स्टार्ट होने से पहले लगते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है डॉक्यूमेंट्स की, ड्यूटी पेबल ऑन ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल पर जो ड्यूटी लगाई जाती है वो हो सकती है, प्रीलिमिनरी बुक्स की कॉस्ट हो सकती है। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये कैसे रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के थ्रू रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, और इसकी एब्सेंस में ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही शो किए जाते हैं सेम ईयर में जिस दिन ये या जिस ईयर में ये इनकर्ड हुए थे। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ राइट शेयर। अब राइट शेयर का मीनिंग क्या है, राइट शेयर को हम राइट इशू भी बोलते हैं। ये ऐसा वे होता है जहाँ पे कंपनी अपनी कैपिटल को रेज करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करके। यहाँ पे कंपनी जो है अपॉर्चुनिटी देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो जो हैं ये शेयर्स परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं डिस्काउंट प्राइस पर, और ये यूजुअली उसी प्रपोर्शन में होते हैं जैसे उन्होंने अपनी खुद की होल्डिंग्स रखी हुई हैं। यानी जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं ना, ये उनको एक प्रॉपर उसी प्रपोर्शन में देती है जितने उनके शेयर्स उनके पास पहले हैं, सेम प्रपोर्शन में जो है देगी। ठीक है, बट एट अ डिस्काउंट प्राइस, नॉट एट अ फेस वैल्यू। ओके, फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है, ये वो टैक्सेशन होता है जो कि इम्पोज किया जाता है डिविडेंड्स के ऊपर। ठीक है, डेट कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूट टू देयर शेयर होल्डर्स, ये उन पर किया जाता है जो डिविडेंड जो है कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद डिफरेंस है शेयर और डिबेंचर के बीच में। शेयर क्या होता है, कैपिटल का पार्ट होता है कंपनी की कैपिटल मानी जाती है। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। बट अगर हम डिबेंचर की बात कहें तो डिबेंचर जो है एक तरीके से लोन का पार्ट होता है, और डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर को जो है इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है रिस्क ज़्यादा होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये उनको इतनी पेमेंट नहीं मिलेगी, बट डिबेंचर्स क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के तो इनको रिस्क जो है थोड़ा सा कम होता है रिगार्डिंग द पेमेंट्स। फिर नेक्स्ट है कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर में क्या है कि समटाइम्स जो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं वो अमाउंट नहीं पे कर पाते अलॉटमेंट के टाइम पर, या जब कॉल बुलाई जाती है तब, तो उनका जब भी अमाउंट ड्यू होता है और वो पे नहीं कर पाते तो उनको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, कि उन्होंने कॉल या फिर अलॉटमेंट का अमाउंट अभी तक पे ही नहीं किया, वो ड्यू हो चुका है। उसके बाद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब जो एक्स इंटरेस्ट है उसमें क्या होगा कि जब इन्वेस्टमेंट सोल्ड की गई या परचेज की गई एक्स इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे जो कोटेड प्राइस होता है वो एक्चुअल कॉस्ट ही होती है इन्वेस्टमेंट की, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। एक्स इंटरेस्ट यानी बाहर होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही उसका प्राइस माना जाता है। बट अगर कम इंटरेस्ट की बात कहें तो इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। कोटेड प्राइस जो होता है वो एक्चुअल कॉस्ट भी होगा प्लस इंटरेस्ट अक्रूड उस डेट तक, जितना इंटरेस्ट बना होगा परचेज और सेल की डेट तक उतना इंटरेस्ट इसमें ऐड होता है, बट एक्स इंटरेस्ट में ऐड नहीं होता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इंटरेस्ट मीन्स द कोटेड प्राइस डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट एक्रूड अप टू द डेट ऑफ परचेज एंड सेल। ठीक है, इस तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसमें डज नॉट लगा देना बस। आगे देखो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे क्या क्या मेथड्स होते हैं, अब मेथड्स मैंने आपको पहले भी बताए थे जब गुडविल वैल्यूएशन की मीनिंग बताया था। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आप क्या करना कि सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अगर आप फॉर्मूलेस बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे गुडविल निकाली जाती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसी कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है परचेज कंसीडरेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जो नेट एसेट्स हैं, पहले आप नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला देखो, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिर जो गुडविल है वो कैसे निकलेगी, परचेज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अब देखो एनएटी मेथड, एनएटी मेथड में 1 माइनस करके भी एक फॉर्मूला होता है, बट मेनली अगर हम बात कहें वो ऐसे होता है कि आपको एक चीज़ नहीं दे रखी होती, बट अगर हम नॉर्मल बात कहें तो फ्यूचर वैल्यू होती है, अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू होती है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम ये सिंपल फॉर्मूला ही इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है अर्निंग कैपेसिटी मेथड इन द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब देखो अर्निंग कैपेसिटी मेथड क्या होता है कि वो रेट ऑफ अर्निंग्स होती है कंपनी की, उसको कंपेयर किया जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, रेट ऑफ अर्निंग्स अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप शेयर वैल्यू या पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब इसी के अंदर रेट ऑफ अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स, जिसका मैंने अभी आपको मीनिंग भी बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में 100। अब देखो फाइनल डिविडेंड, अब फाइनल डिविडेंड क्या होता है कि जो डिविडेंड डायरेक्टर्स ने प्रपोज कर दिया। अब क्या होता है, एक प्रपोज डिविडेंड होता है जो कि डायरेक्टर्स आपको प्रपोज कर देते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रपोज कर देते हैं। अब जो डिक्लेरेशन होती है शेयर होल्डर्स ही डिक्लेयर करेंगे अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, वो जब इसको पूरा डिक्लेयर कर देते हैं तब इसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। इसी प्रपोज डिविडेंड को आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स फाइनल डिविडेंड बोला जाता है। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये रेट ऑफ डिविडेंड नहीं बढ़ा सकते, जो भी डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये कौन सा प्लान है, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है, इसका मतलब है कि ये प्लान जो है किसको दिया जाता है, होल टाइम डायरेक्टर्स को या ऑफिसर्स को जो है दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है कि वो परचेज करें या सब्सक्राइब करें सिक्योरिटीज़ को जो भी कंपनीज ने ऑफर की हैं, और पहले से ही प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है। ये जो है मार्केट प्राइस से कम प्राइस में जो है इशू की जाती हैं डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयर्स को। इसमें जो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं इस स्कीम के अंदर वो लॉक्ड होते हैं मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक आप इन शेयर्स को, इन सिक्योरिटीज़ को नहीं हटा सकते, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं करा सकते। ये 1 साल के लिए पूरी लॉक्ड होती हैं। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन अलॉट हुई है उसकी डेट से ही स्टार्ट होती है इसकी। आफ्टर 1 ईयर आप इसको चेंज करा सकते हो या आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। बोनस शेयर और राइट शेयर क्या होते हैं। अब देखो जो राइट शेयर हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक प्राइस पर इशू किए जाते हैं, बट बोनस शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है। राइट शेयर जो है एक प्राइस पर किए जाएंगे, उनको सिर्फ एक प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, बट प्राइस होता है। बट यहाँ पे बोनस शेयर पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। राइट शेयर जो है आप पार्टली पेड भी हैं तो भी आप इशू कर सकते हैं, बट बोनस शेयर जो है हमेशा फुली पेड ही होने चाहिए। यहाँ पे कंडीशन होती है राइट शेयर के अंदर कि एटलीस्ट 90% जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आ जानी चाहिए, बट बोनस शेयर के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। ये जो मेथड है इसके अंदर क्या फोकस किया जाता है, लिमिटेशन का मतलब है कि क्या इसके डिमेरिट्स हैं। सबसे पहला है कि ये हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स पे फोकस करता है, ये जो है फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल्स को अपने अंदर लेता ही नहीं है। दूसरा कि एवरेज प्रॉफिट जो है कुछ भी फ्लक्चुएशंस आएंगी प्रॉफिट के अंदर आराम से, मतलब कुछ भी चेंजेस आएंगे तो ये आराम से फ्लक्चुएट हो जाता है। जैसे सीजनल वेरिएशन भी आ गया, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई या वन टाइम इवेंट हो गया, तो कुछ भी इफेक्ट कर सकता है इस प्रॉफिट को, क्योंकि ये नॉर्मली एवरेज निकाला जाता है सारे प्रॉफिट्स को मिलाकर। जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं, लास्ट 4 ईयर्स हो गए, 5 ईयर्स हो गए, तो उनका नॉर्मली एक एवरेज होता है। नेक्स्ट है कि ये एक टिपिकल जो है फोकस रखता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर। इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड ही नहीं की जाती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंस नहीं होते। तो ये जो है एक रिलेवेंट आपको कह सकते हो कि एक वैल्यू नहीं बताता, जो कि एक्चुअली बतानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग्स या जो मिसकंडक्ट्स वैल्यूज़ हैं उनको दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन CRR एंड DRR। ठीक है, अब देखो CRR क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व।
ये जो है कंपनी जो है जब रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर्स को या बाय बैक ऑफ शेयर्स को, तब ये वाला जो अमाउंट है या ये वाला जो रिजर्व है वो यूज़ करती है CRR। जब अगर डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा तो DRR ही यूज़ किया जाएगा। ये जो है प्रॉफिट में से निकाला जाता है और इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो प्रॉफिट डिविडेंड को देने के लिए अवेलेबल किए गए हैं या फ्री रिजर्व को, उनमें से निकाला जाता है और ये जो है करंट ईयर के सरप्लस में से ही निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि डेट डू नॉट पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स। लाइफ टाइम वो कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे इस बॉन्ड्स के ऊपर। ये जो है इशू भी किए जाते हैं एक बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर, डीप डिस्काउंट होता है और जब ये रिडीम होते हैं तो इन्वेस्टर में से अच्छा सा खासा प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि डिस्काउंट पर तो वो ले लेते हैं बट जब इनका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो ये जो है फुल फेस वैल्यू पर ही मैच्योर होते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट जो है 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। दो कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस की लोकेशन फेवरेबल है, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा, अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेन करना तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप बता देना कि फेवरेबल लोकेशन क्या होती है बिजनेस की। अगर बिजनेस एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो गुडविल है वो बढ़ेगी। अगर कस्टमर अट्रैक्ट होने वाली नहीं है, अच्छी लोकेशन नहीं है, तो गुडविल डाउन चली जाएगी। रिस्क इन्वॉल्व। अब देखो गुडविल में रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। अगर अब इसमें क्या होता है कि अगर रिस्क जो है, रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा है, ठीक है, और अगर रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल कम है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको अपने आप से अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।